वर्ल्ड में और आपके साथ मैं हूं समीक्षा दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया इन फोकस का 3rd एपिसोड। चाइना और अमेरिका के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। इस बार जंग भारत की वजह से छिड़ी है। चीन का कहना है कि अमेरिका चीन और भारत के मामले में दखल अंदाजी ना करे। चीन को यह चीज खल रही है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। चीन और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनाव की स्थिति बनती नजर आ रही है। इस बार चीन ने अमेरिका को भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर दखल न देने की चेतावनी दी है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीनी गणराज्य पीआरसी तनाव कम करना चाहता है ताकि भारत और अमेरिका नजदीक ना आ पाए। यही कारण है कि उसे अमेरिका की दखल अंदाजी पसंद नहीं आ रही है। चीन की मंशा सीमा पर स्थिरता कायम रखना है। चीन भारत के साथ उसके द्विपक्षीय संबंधों के अन्य क्षेत्रों को गतिरोध से होने वाले नुकसान से बचाना चाहता है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी है। चाइना का कहना है कि अमेरिका भारत के साथ पीआरसी के संबंधों में हस्तक्षेप न करे। पेंटागन की रिपोर्ट में अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि चीन और भारत सीमा पर एक खंड में 2021 के दौरान पीएलए ने सैन्य बलों की तैनाती को बनाए रखा और एलएसी के पास बुनियादी ढांचे का निर्माण जारी रखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों यानी चीन और भारत के बीच में न्यूनतम प्रगति हुई है क्योंकि दोनों पक्ष सीमा पर कथित अपने अपने स्थानों से हटने का विरोध करते रहे हैं। भारत और चीन दोनों देश अन्य सैन्य बल की वापसी की मांग कर रहे हैं और इसके कारण टकराव जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन ना तो चीन और ना ही भारत इन शर्तों पर सहमत है। अमेरिका ने पेंटागन रिपोर्ट में आगे कहा है कि पीआरसी ने भारतीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर गतिरोध को दोषी ठहराया है, जिसे उसने पीआरसी क्षेत्र पर अतिक्रमण के रूप में माना है, जबकि भारत ने चीन पर भारत के क्षेत्र में आक्रामक घुसपैठ शुरू करने का आरोप लगाया है। कई अमेरिकी रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना भारत को अमेरिका के नजदीक जाने से रोकना चाहती है और इसलिए वो सीमा एलएसी पर तनाव कम करने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच अमेरिका की दखल अंदाजी उसे पसंद नहीं आ रही है। बिल्किस बानो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। उन्होंने 2 याचिकाएं दायर की हैं। एक याचिका उनके 11 दोषियों की रिहाई को लेकर है और दूसरी याचिका पुनर्विचार याचिका है। साल 2002 के गोधरा दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म और परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देते हुए बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। इसमें 13 मई के आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग की गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गैंग रेप के दोषियों की रिहाई में 1952 में बने नियम लागू होंगे। इसी आधार पर 11 दोषियों की रिहाई हुई थी। वहीं बिल्किस बानो के वकील ने लिस्टिंग के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया था। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो इस मुद्दे की जांच करेंगे कि क्या दोनों याचिकाओं को एक साथ सुना जा सकता है या फिर नहीं। बता दें कि 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि सजा 2008 में मिली, इसलिए रिहाई के लिए 2014 में गुजरात में बने कठोर नियम लागू नहीं होंगे। 1992 के नियम ही लागू होंगे, जिसके तहत गुजरात सरकार ने 14 साल की सजा काट चुके लोगों को रिहा कर दिया था। अब बिल्किस बानो 13 मई के आदेश पर पुनर्विचार की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि जब मुकदमा महाराष्ट्र में चला तो नियम भी वहां के ही लागू होंगे, गुजरात के नहीं। बिल्किस बानो केस में इससे पहले भी 2 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। मुख्य याचिका के बाद 21 अक्टूबर को एक महिला संगठन की ओर से भी याचिका दायर की गई थी। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने याचिका भी मुख्य याचिका के साथ जोड़ दी है। शीर्ष कोर्ट नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन द्वारा दायर याचिका पर पहले से सुनवाई कर रही है। इसमें सजा की छूट और मामले में दोषियों की रिहाई को चुनौती दी गई है। इस पूरे मामले में गुजरात सरकार का कहना है कि उसने अपनी सजा माफी नीति के अनुरूप 11 दोषियों को छूट दी है। इन दोषियों को इसी साल 15 अगस्त को जेल से रिहा किया गया था। दोषियों को गोधरा उप जेल में 15 साल से अधिक की सजा काटने के बाद छोड़ा गया है। મારા પરિવારના સભ્યોને મળીશ અને નવી જિંદગીની શરૂઆત કરીશ અને મને જેને બી આમાં મદદ કરી છે મારા પરિવારને સહકાર આપ્યો છે તે બદલ હું બધાનો ધન્યવાદ કરું છું। टाटा ग्रुप ने ऐलान किया है कि एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस का विलय हो जाएगा। दोनों ही एयरलाइंस एक में मर्ज की जा रही हैं। टाटा ग्रुप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस का विलय यानी मर्ज किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह विलय मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। विस्तारा
टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का एक ज्वाइंट वेंचर है। इसमें टाटा ग्रुप की हिस्सेदारी 51% है, तो वहीं सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी 49% है। बता दें कि टाटा ने लगभग 1 साल पहले सरकारी विनिवेश के हिस्से के रूप में 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया को खरीदा था। बताया जा रहा है कि विलय के बाद वाहकों की संख्या एयर इंडिया के 113, एयर एशिया इंडिया के 28, विस्तारा के 53 और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 24 के साथ कुल मिलाकर संख्या 218 हो जाएगी। टाटा सन्स ने कहा है कि यह तब भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वाहक और दूसरा सबसे बड़ा घरेलू वाहक होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 300 नैरो बॉडी गेट्स का ऑर्डर देने की संभावना है, जो विमानन इतिहास में अब तक के सबसे बड़े ऑर्डर में से एक है, जिसे धीरे धीरे वितरित किया जाएगा। एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा था कि इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में अपने 113 बेड़े को 3 गुना करना है। टाटा द्वारा एयर इंडिया के पुनर्निर्माण की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। इसको परिवार द्वारा संचालित और समूह द्वारा स्थापित किया गया था। टोयोटा जैसी बड़ी और दिग्गज कंपनी को इंडिया लाने के लिए जिनका हाथ था विक्रम किर्लोस्कर, उनका आज निधन हो गया है। 64 साल के थे विक्रम किर्लोस्कर। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन कैसे जिया है और किस तरीके से वो टोयोटा को भारत लेके आए थे। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वाइस चेयरपर्सन विक्रम किर्लोस्कर का बुधवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो 64 वर्ष के थे। किर्लोस्कर बिजनेस फैमिली की 4थी पीढ़ी के सदस्य विक्रम किर्लोस्कर को भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को नई दिशा देने वाला माना जाता है। टोयोटा के बिजनेस को भारत में लाने का श्रेय भी काफी हद तक उन्हीं को दिया जाता है। विक्रम किर्लोस्कर का जन्म नवंबर 1958 में हुआ था। उनके पिता श्रीकांत किर्लोस्कर ग्रुप को तेजी से आगे बढ़ाने वाले एसएल किर्लोस्कर के बेटे थे। विक्रम किर्लोस्कर की स्कूली पढ़ाई ऊटी में लॉरेंस स्कूल में हुई है। विक्रम किर्लोस्कर स्कूल के बाद पढ़ाई के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चले गए, जहां उनके दादा ने भी पढ़ाई की थी। उन्होंने MIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। 2017 में बिंदु गोपाल राव को दिए गए एक इंटरव्यू में किर्लोस्कर ने कहा था कि इंजीनियरिंग पढ़ाई से उनके फैमिली बिजनेस से जुड़ने में उनको मदद मिलेगी। विक्रम किर्लोस्कर ने बिजनेस में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से शुरुआत की और कंपनी में शुरुआती वर्षों में कई टूल्स और प्रोसेस का विकास किया। किर्लोस्कर को 1990 के दशक के आखिर में टोयोटा के बिजनेस को भारत में लाने का खासा श्रेय दिया जाता है। आज भारत में टोयोटा के बिजनेस में कई कंपनियां शामिल हैं, जहां किर्लोस्कर सिस्टम पार्टनर हैं। किर्लोस्कर सिस्टम लिमिटेड विक्रम किर्लोस्कर की ओनरशिप वाली होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो टोयोटा के साथ टेक्सटाइल मशीनरी, कारों, ऑटो कंपोनेंट्स, एल्यूमिनियम, डाई कास्टिंग आदि के मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टरों में मौजूद है। इन खबरों को लेकर आपका क्या रुख है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश से जुड़ी सच्ची खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए टू द वर्ल्ड।